बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 है नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेटल्स। बेटा सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी करना है वो है फोटोकेमिकल स्मोक। बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, एक वर्ड होता है फॉग, फिर पढ़ेंगे स्मोक और फिर पढ़ेंगे फोटोकेमिकल स्मोक। फॉग क्या होता है? जिसे आप लोग धुंध बोलते हैं। सर्दियों में सुबह के वक्त जब आप लोग बाहर निकलते हैं ना, तो आप देखते हैं कि हर तरफ को एक धुआं धुआं सा अंधेरा अंधेरा सा हुआ पड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं? फॉग कहते हैं। फॉग क्या होता है बेटा? पानी के वेपर होते हैं हवा के अंदर, और जब टेम्परेचर रात को कम होता है ना, यानी जब ठंड पड़ती है, तो वो पानी के वेपर कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, और कंडेंस जब होते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हवा में ही रहते हैं, तो क्या बन जाती है? फॉग बन जाती है। अच्छा, फॉग नुकसान नहीं देती, वो जस्ट वाटर होता है एयर के अंदर, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर फॉग के अंदर जहरीली गैसें हैं, जैसे NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वगैरह अगर फॉग के अंदर मिक्स हो जाएं, तो फिर वो वाली फॉग जहरीली हो जाती है, वो वाली फॉग फिर नुकसान पहुंचाती है, उसे कहते हैं स्मोग। स्मोग क्यों कहते हैं? असल में ये जो गैसेस है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये स्मोक यानी धुएं से आते हैं। वो धुआं जो गाड़ियों से खारिज होता है, या वो धुआं जो इंडस्ट्री से खारिज होता है, या बाकी जो सोर्सेज हैं, जैसे बास जगहों पर कचरे वगैरह को आग लगा दी जाती है, या जो फसलों की बाकियात होती हैं खेतों में, उनको आग लगा दी जाती है, या घरों में जब हम लोग गैस वगैरह जलाते हैं या कोयला वगैरह जलाते हैं, तो ये गैसेस उनसे आती हैं, उसके धुएं के अंदर मौजूद होती हैं, तो धुएं को स्मोक बोलते हैं। और वो स्मोक वाली गैसेस जो कि फॉग के अंदर मिक्स हो जाती हैं, तो स्मोक और फॉग मिलकर क्या बना देते हैं? स्मोक। और वो बेटा नुकसान देता है। वो गैसेस वाटर के साथ, जो फॉग के अंदर वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करके एसिड बना देती हैं, और वो एसिड स्किन को नुकसान पहुंचाता है, आंखों को नुकसान पहुंचाता है, पल्मोनरी सिस्टम यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने वाला, फेफड़ों वगैरह को नुकसान पहुंचाता है। ये तो हो गई बेटा स्मोक। अब फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है? बेटा हवा के अंदर कुछ खास केमिकल होते हैं, उन खास केमिकल के ऊपर जब रोशनी एक्ट करती है, तो उससे एक खास किस्म की स्मोक बनती है। उस स्मोक को बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द स्मोक दैट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट अपॉन सर्टेन केमिकल इन द एटमॉस्फेयर। अब बेटा वो कौन से ऐसे केमिकल होते हैं जिनके ऊपर लाइट एक्ट करती है और फिर उसके रिजल्ट के तौर पर स्मोक बनती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जिनमें एक ये वाला ऑक्साइड है NO, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसका नाम याद रख लेना, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके अलावा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये खास किस्म के केमिकल हैं। ये वाले जो केमिकल होते हैं ना, ये रोशनी की मौजूदगी में अनबर्नट हाइड्रोकार्बन, अनबर्नट हाइड्रोकार्बन्स, ये भी हवा के अंदर होते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे सुई गैस, यानी वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन है, और ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम घरों में मीथेन गैस जो कि एक अल्केन है, वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में CNG मीथेन गैस होती है। गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल डालते हैं वो ऑक्टेन होता है मोस्टली। इस तरीके से गाड़ियों में डीजल, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये बेटा ज्यादातर तो इंजन में जल जाते हैं, लेकिन कुछ इनके मालिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो इंजन के अंदर जलते नहीं है, तो वो सलेंसर के जरिए, धुएं के जरिए हवा में आ जाते हैं, तो वो जले नहीं है, इस वजह से हम उन्हें कहते हैं अनबर्नट, यानी जो जले नहीं है, हाइड्रोकार्बन। और ये किसके अंदर आ जाते हैं? हवा के अंदर आ जाते हैं। तो रोशनी की मौजूदगी में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अनबर्नट हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं और बहुत सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना देते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं जरा देखें। एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को या पानी को पोल्यूट, गंदा नहीं करते, लेकिन वो आगे नए कंपाउंड बनाते हैं, और वो वाले कंपाउंड पानी को पोल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट से जो पोल्यूटेंट बनते हैं,
जो डायरेक्टली पोल्यूशन का सबब बनते हैं वो वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। तो बच्चों रोशनी की मौजूदगी में NO, NO2 अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और इनमें एक खास किस्म का पोल्यूटेंट है जिसे हम लोग कहते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसकी एब्रीवेशन है PAN, पैन। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछा जाता है। पैन स्टैंड फॉर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और बेटा इसका जो फार्मूला है ना RCOO2NO2। बेटा अब फिर से जरा सुन लें, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ये तीनों ऐसे केमिकल हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। ये स्मोक के जरिए, गाड़ियों के धुएं के जरिए या इंडस्ट्री के धुएं के जरिए या जो घरों के अंदर फ्यूल जलाया जाता है उसके धुएं के जरिए एटमॉस्फेयर में आते हैं। रोशनी की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना देते हैं। और बेटा उन पोल्यूटेंट में से एक पोल्यूटेंट है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, और ये इसका फार्मूला है। तो बेटा ये स्मोक का सबब बनता है, मेन काज ऑफ स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक का मेन काज ये चीज है। तो अब जरा देखें आपके कोर्स में आगे जो चीज हम लोगों ने पढ़नी है वो है फॉर्मेशन ऑफ पैन। पैन बनता कैसे है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। इस चैप्टर के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों में से एक मस्ट आएगा। एक तो जो अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पैन, उसके बाद एक है कांटेक्ट प्रोसेस और तीसरा हैबर प्रोसेस। इन 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आप अभी से लिख लें, लाजमी आएगा बोर्ड के एग्जाम। पैन की फॉर्मेशन तो बेटा सबसे पहले होता यह है कि ये जो NO है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO ये गैस है, ये रिएक्ट करती है हवा की ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, स्पेशली UV लाइट, अल्ट्रा वायलेंट लाइट लिखें, रेडिएशन लिखें, रेज लिखें, आपकी मर्जी है। बच्चों ये बना देती है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। आप जरा देखें, बैलेंस करना है, यहां पर नाइट्रोजन एक है, यहां पर एक है, ऑक्सीजन 1 और 2, यहां 3 है, यहां 2 है, तो यहां क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो आप जरा देखें यहां नाइट्रोजन 2 हो गए, यहां नाइट्रोजन 1 है तो यहां 2 कर देंगे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हुई हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 होने के साथ साथ ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इस 2 ने इन सब की तादाद को डबल कर दिया है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, कितने हो गए, 4। रिएक्टेंट साइड पर 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पर जरा ऑक्सीजन देखते हैं, ये ऑक्सीजन है 2, इस 2 को इस शुरू वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो प्रोडक्ट साइड पर भी 2 हैं, तो इक्वेशन बैलेंस है। अब बच्चों इसके ऊपर आपने हेडिंग भी डालनी होगी। हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बच्चों इसके नीचे कुछ वर्डिंग भी लिखनी होगी, मैं यहाँ पर वर्डिंग लिख नहीं रहा, नोट्स में लिखी हुई आपको मिल जाएगी। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है ताकि आपको आसानी हो जाए। और अगर आप खुद लिख सकते हैं जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा तो ये सबसे बेस्ट होगा। आप लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बच्चों ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड UV लाइट अब्जॉर्ब करके डिसोसिएट हो जाती है, टूट जाती है। किस में टूटती है, चलें जरा देखते हैं। यहाँ पर NO2 ये गैस है, ये बच्चों UV लाइट अब्जॉर्ब करती है और एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, NO गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ एटॉमिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम, जब ऑक्सीजन का एक एटम हो तो उसके गिर्द हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। नेसेंट ऑक्सीजन एक होता है O, उसके साथ नीचे 2 लिखा होता है, वो होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन है या इसे एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये वेरी रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, इस वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, फौरन किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो अब बच्चों इस रिएक्शन की हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या डालेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टूट रही है, तो हेडिंग डालेंगे डिसोसिएशन ऑफ
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या आपकी बुक में लिखा हुआ है फोटोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फोटो कहते हैं रोशनी को, और लाइसिस लाइसो से निकला हुआ है। लाइसो का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना, यानी रोशनी की मौजूदगी में NO2 टूट रहा है। ये देखें ना, ये रोशनी है, यूवी अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा नंबर 2, हेडिंग क्या होगी, फोटोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नीचे लिखेंगे क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसोसिएटेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब बच्चों ये नेसेंट ऑक्सीजन मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये आगे दो किस्म के रिएक्शन करती है। हवा के अंदर एक तो ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ O2 यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ओजोन O3 में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा बेटा, ये हवा के अंदर जो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन, उनके साथ रिएक्ट करके फ्री रेडिकल बना देती है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी से कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इसके रिएक्शन लिख लेते हैं कि हवा की जो ऑक्सीजन है O2 गैस, इसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। क्या बन जाता है, O3 ओजोन बन जाती है। बेटा एक तो आपने पढ़ा है ना कि ऊपर एक खास फासले पर ओजोन की लेयर है, वो तो बहुत अच्छी लेयर है, वो वहां से यूवी लाइट को नीचे आने से रोक, फिर भी थोड़ी बहुत यूवी लाइट नीचे आ जाती है। अगर सारी यूवी लाइट या जो कॉस्मिक रेज हैं या एक्स रेज हैं जो सूरज से आ रही हैं, जिनको ये ओजोन रोक रही है, अगर ओजोन वहां पर ना हो ना, तो वो नहीं रुकेंगे, वो नीचे आएंगी। तो फिर नीचे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जेनेटिक म्यूटेशन यानी कैंसर का सबब बनती हैं वो रेस, तो ये उनको रोक देता है, जिसकी वजह से कैंसर पैदा नहीं हो रही। लेकिन बेटा अब यहाँ पर अगर कौन सी चीज है, ये जनाब नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई और यहाँ पर ही ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया, ओजोन बन गया, तो ये जो यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द ओजोन होगी ना, ये नुकसान देती है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्किन को खराब करेगी, आंखों को खराब करेगी, सांस के प्रॉब्लम पैदा कर देती है, तो ये नुकसान पहुंचाती है। तो अब इसकी हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। नीचे लिखेंगे क्या, नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू प्रोड्यूस ओजोन। उसके अलावा मैंने आपको बताया और क्या काम करती है, ये हवा में जो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं, बेटा हाइड्रोकार्बन को आप लोग की बुक में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, आप लोग HC भी लिख सकते हैं, H भी बड़ा और C भी बड़ा, या बास जगहों पर आपको इस तरीके से भी मिलेगा RC। R का मतलब होता है अल्काइल रेडिकल और ये है C कार्बन। अल्काइल रेडिकल अगर आप पढ़ें तो उसका फार्मूला होता है CnH2n+1 और एक बॉन्ड फ्री होता है। तो बेटा जरा देखें, ये जो अल्काइल रेडिकल है ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोकार्बन को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और सिर्फ पूरे का पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके साथ बेटा नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी लाइट की मौजूदगी में, कौन सी, यूवी लाइट या सनलाइट आप लिख दें, और बच्चों क्या बना देती है, ये फ्री रेडिकल बन जाते हैं RCO, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। बच्चों फ्री रेडिकल कौन से होते हैं, रेडिकल वो स्पीशी होती है, वो चीज होती है, एक एटम या एटम का मजमुआ होता है या कोई मॉलिक्यूल होता है जो अनस्टेबल होता है, जिसने आगे रिएक्ट करना होता है। बेटा जो आयन होते हैं ना, जिनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उन्हें भी रेडिकल कहते हैं, पॉजिटिव रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल। लेकिन आजकल उनमें रेडिकल की जगह पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होता है, आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन या कैटायन और एनायन। बेटा अगर किसी चीज पर चार्ज हो तो वो भी अनस्टेबल होगी, वो भी रिएक्ट करती है। लेकिन अगर किसी चीज पर चार्ज ना हो लेकिन उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसके किसी एक एटम पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो वो भी अनस्टेबल होती है। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर की शक्ल में नहीं रहते, पेयर बनकर रहते हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या मतलब, वो चीज अनस्टेबल है, तो वो अनस्टेबल है, आगे रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी, इस वजह से हम उसे रेडिकल कहेंगे। अब चूंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस वजह से उसे फ्री रेडिकल, असल में लफ्ज होता है चार्ज फ्री रेडिकल, लेकिन हम लोग उसे बोलते क्या है, फ्री रेडिकल। तो बच्चों ये फ्री रेडिकल बन गए हैं, और ये फ्री रेडिकल हवा में, एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, गैस की शक्ल में, फ्री रेडिकल। आपकी बुक में लिखा हुआ है
रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हम भी यही हेडिंग डाल देते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इसके नीचे वर्डिंग क्या लिखेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट विद द हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर या विद द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू फॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ फ्री रेडिकल, या आपकी बुक में लिखा हुआ है इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक रेडिकल। ये ऑर्गेनिक रेडिकल है। इंटरमीडिएट क्या मतलब है, जो रिएक्टिव होते हैं, जो स्टेबल नहीं होते, इन्हें हम लोग यहाँ पर फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों ये जो फ्री रेडिकल बने हैं ना, ये आगे हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल बना देते हैं। पर ऑक्सी एसिटाइल नहीं, पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल बना देते हैं। यानी ये वाला रिएक्शन होता है RCO प्लस O2 यूवी लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और क्या बन जाता है, RCO O2 और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये कहलाता है परऑक्सी एसाइल रेडिकल। हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्सी एसाइल रेडिकल। अब बच्चों नीचे वर्डिंग क्या लिखेंगे, दीज फ्री रेडिकल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू फॉर्म परऑक्सी एसाइल रेडिकल। अब बच्चों ये जो परऑक्सी एसाइल रेडिकल होता है ना, ये हवा में मौजूद NO2 के साथ रिएक्ट करके परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन बना देता है। यानी ये वाला रिएक्शन होता है RCO O2 प्लस NO2 गैस। हाँ भाई, क्या बन जाता है, RCO O2 NO2 परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब बच्चों हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेन। अगर शॉर्ट में आ जाए ना फॉर्मेशन ऑफ पेन, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेन, तो फिर आप लोगों ने यही लिखना है। लेकिन अगर डिटेल में आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो फिर यहां से लेकर यहां तक ये आपने सारा लिखना है। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, परऑक्सी एसाइल रेडिकल रिएक्ट विद NO2 टू प्रोड्यूस परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब बच्चों ये जो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, ये स्मोक का सबब बनता है। कैसे स्मोक का सबब बनता है, जरा देखें, यहां पर मैं हेडिंग डालूंगा, role of pen in the formation of smoke। ये जो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है ना, RCO O2NO2, ये बेटा कोल्ड टेम्परेचर पर बड़ा स्टेबल है, नहीं टूटता, स्टेबल एट कोल्ड टेम्परेचर। और बेटा हजारों किलोमीटर दूर तक ये फासला तय कर जाता है। यानी एक जगह से NO2 को उठाएगा और मूव करते 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 हजारों किलोमीटर दूर ले जाएगा, जहां पर NO2 नहीं होगी वहां पर पहुंचा देगा। और बेटा जब इस पर लाइट पड़ती है ना, तो ये टूट जाता है, डिसोसिएट। अब किस में टूटता है, जरा देखें, ये नाइट्रेट अलग कर देता है, ये NO2 अलग कर देता है, डिसोसिएट टू रिलीज नाइट्रेट या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट वार्म टेम्परेचर। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, वार्म, जस्ट थोड़ी सी इस पर धूप पड़ेगी तो ये टूट जाएगा। अब बच्चों वहां पर ये कौन सी चीज रिलीज करेगा, नाइट्रेट। और नाइट्रेट फोक के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना देगा। और जनाब जब फोक के अंदर नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, वो एसिड नुकसान पहुंचाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक। ये जरा देखें ना, ये पेन जब भी बना है, हर इक्वेशन में आप देखें तो हम क्या लिख रहे हैं, यूवी लाइट, यानी लाइट है ना, लाइट को क्या कहते हैं, फोटो। तो ये पेन से बन रहा है, और पेन कैसे बना है, फोटो केमिकल रिएक्शन से बना है। इस वजह से हम इस फोक को क्या कहेंगे, इस स्मोक को क्या कहेंगे, फोटो केमिकल स्मोक। बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो पेन है ना, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये एज अ रिजर्वायर काम कर रहा है नोक्स। नोक्स का क्या मतलब होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एक्स का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, यानी NO हो सकता है,
या NO2 हो सकता है। ये इनके रिजर्वायर, इनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ये जरा देखिए ना, इसके अंदर स्टोर रहेगा। और दूसरा कौन सी चीज? ऑर्गेनिक रेडिकल। तो बेटा जब ये अलग हो जाएगा तो ये वाली जो चीज बनेगी ये ऑर्गेनिक रेडिकल ही होगा। तो इन दो चीजों के रिजर्वायर के तौर पर, यानी इस चीज और इस चीज के रिजर्वायर के तौर पर ये काम करता है, और हाई टेम्परेचर पर ये रिलीज कर देता है ये दोनों, यानी ये टूट जाता है, अलग अलग हो जाते हैं तो ये रिलीज कर देता है, और यही फिर फोटोकेमिकल स्मोक का सबब बनते हैं। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन का। और ये जो एसिड रेन का टॉपिक है ना, ये मुकम्मल तौर पर फॉर्मेटिव है, यानी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। लिहाजा अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस बेटा, कांटेक्ट प्रोसेस असल में एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर होता है। इस प्रोसेस से क्या होता है बेटा? इस प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हम लिखा है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, हो सकता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आ जाए या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आ जाए, तो बात एक ही है। बेटा ये जो H2SO4 है ना, H2SO4, इसका जो केमिकल नेम है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इसको आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, और इसे किंग ऑफ केमिकल्स या किंग ऑफ कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसे किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहते हैं बेटा? ये ऑलमोस्ट जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज है ना, उन सब में इस्तेमाल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट तमाम केमिकल बनाने में इस्तेमाल होता है। तो आपकी बुक में इसके यूजेस लिखे हुए हैं, तो यहां पर मैं भी यूजेस लिख देता हूं कि यूजेस या इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों ये फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। क्या मतलब? खाने बनाने में इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोजिव यानी धमाका खेज मवाद, धमाके करने वाला मवाद जैसे बारूद वगैरह होता है, वो बनाने में इस्तेमाल होता है। डाइज, ये जो कपड़ों वगैरह के ऊपर कलर किए जाते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। पेंट्स, ये जो पेंट होते हैं जो दीवारों पर या गाड़ियों पर या लोहे वगैरह की चीजों, गेट वगैरह के ऊपर किए जाते हैं, उनमें इस्तेमाल होता है। बेटा लेदर टैनिंग, लेदर इंडस्ट्री होती है ना, लेदर नहीं होता चमड़ा, ये जानवरों वगैरह का जो चमड़ा होता है बेटा, इसकी प्रोसेसिंग को बोलते हैं लेदर टैनिंग, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, मेटलर्जी में इस्तेमाल होता है। मेटलर्जी क्या मतलब है? मेटल्स होती है ना, लोहा, सोना, चांदी, तांबा वगैरह, और भी बहुत सारी मेटल हैं, ये जमीन से निकलती हैं। जमीन के अंदर जिन रॉक्स में पाई जाती हैं उनको बोलते हैं ओर। तो ओर से मेटल को अलग करना मेटलर्जी कहलाता है, और उस दौरान सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, अब बच्चों ये जो कांटेक्ट प्रोसेस है ना, इसकी बेस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है? असल में इसका जो मेन रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस, ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है। एक चैम्बर होता है, जो पूरा प्लांट होता है ना जिसके अंदर H2SO4 बन रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारे चैम्बर होते हैं, उनमें खास चैम्बर होता है जिसको कहते हैं कैटालाइटिक चैम्बर, या उसे हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर, या उसे कांटेक्ट चैम्बर भी कहते हैं। और ये बेटा रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, और इसमें एक गैस बनती है SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये मेन प्रोसेस है या मेन रिएक्शन है कांटेक्ट प्रोसेस का। अगर शॉर्ट में आ जाए ना कांटेक्ट प्रोसेस, तो फिर आप लोगों ने ये लिखना है। अब बच्चों ये चूंकि रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, इस दौरान हीट भी खारिज होती है, और वो हीट भी आपकी बुक में लिखी हुई है 45.2 किलो कैलोरीज।
इतनी बेटा हीट रिलीज होती है। अब इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, चार। रिएक्टेंट साइड पर चार है, प्रोडक्ट साइड पर तीन है, तो यहाँ दो लगा देंगे। अब सल्फर यहाँ दो हो गए तो यहाँ दो कर देंगे। सल्फर यहाँ दो है, यहाँ पर भी दो है। अब ऑक्सीजन जहां जरा देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। 4 और 2 6, यानी रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन 6 है। प्रोडक्ट साइड में देखें यहाँ 3 है और 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। प्रोडक्ट साइड पर भी 6 है। इक्वेशन बैलेंस है। अब बच्चों ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या मतलब? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 बना देती है और SO3 उसी वक्त टूटकर वापस इधर आना शुरू हो जाती है। हमें ये चाहिए, तो इंडस्ट्री के लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि ये वाली चीज टूटे नहीं, यानी रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशन वाला क्वेश्चन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर कांटेक्ट प्रोसेस। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेहतरीन। optimum conditions for contact process। क्या कंडीशन है? एक तो यहां पर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है ना वो बढ़ा देते हैं। बेटा अगर रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ा दी जाए ना, रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ा दी जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू कर देता है। ये असल में एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो उसके मुताबिक ये होता है कि अगर रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ा दी जाए और प्रोडक्ट की मिकदार कम कर दी जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू कर देता है। अब बच्चों ये वाला रिएक्टेंट आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसमें सल्फर इस्तेमाल हो रही है और सल्फर महंगी होती है। लेकिन ऑक्सीजन हवा के अंदर से ले रहे हैं तो आप हवा की मिकदार बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन किधर जाना शुरू कर देगा? फॉरवर्ड, यानी ज्यादा से ज्यादा SO3 की मिकदार आपको हासिल होगी। तो पहली हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? कंसंट्रेशन। तो आपकी बुक में लिखा हुआ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर यानी O2 इज यूज्ड। उसके बाद बेटा यहां पर एक कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। V2O5 is used as catalyst। ये एज अ कैटलिस्ट है जिसकी मौजूदगी में SO3 की ज्यादा से ज्यादा मिकदार बनती है। उसके अलावा बेटा टेम्परेचर जो है ना यहां पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर रखते हैं तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर ज्यादा से ज्यादा मिकदार SO3 की प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा बेटा चौथी जो कंडीशन है वो है प्रेशर। बेटा 200 किलो पास्कल, या आप ये भी कह सकते हैं 2 ATM, बात एक ही है। प्रेशर इज ऑप्टिमम, बेहतरीन प्रेशर है। तो बच्चों ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर कांटेक्ट प्रोसेस या राइट द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बेटा आप लोगों ने ये वाली लिखना है ऑप्टिमम कंडीशन और उसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख देनी है। अब बच्चों पूरा ये प्रोसेस जो कांटेक्ट प्रोसेस है इसको हम लोगों ने डिटेल से पढ़ना है, डिटेल्ड प्रोसेस। सबसे पहला काम क्या होता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? बेटा एक बर्नर होता है जिसे कहते हैं सल्फर बर्नर, उसके अंदर सल्फर गंधक पीले रंग की एक पत्थर की शक्ल की चीज होती है, जैसे पत्थर होता है ना बिल्कुल उस तरीके से। इसे गंधक बोलते हैं, येलो कलर की होती है। ये जो हार्डवेयर की दुकानें होती है ना वहां से मिल भी जाती है। तो बच्चों इसको जलाया जाता है, जैसे कोयला नहीं होता अंगारा, उसको आग लगा दी जाती है, तो इसको भी उसी तरीके से आग लगा दी जाती है। तो ये जलता है। अब ऐसे नहीं कि ओपन एयर में जनाब आपने एक बर्तन में ये डाल दिया और आग लगा दी, नहीं भाई, इससे आगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी ना, वो गैस चाहिए होती है। तो एक क्लोज्ड बर्नर के अंदर एक चैम्बर सा होता है, इस तरह का ये चैम्बर होता है, जरा देखें, ये क्लोज्ड बर्नर होता है। यहां से ऑक्सीजन जो है ना या एयर अंदर दाखिल की जाती है। एयर के अंदर कौन सी चीज होती है? ऑक्सीजन। और बेटा यहां से जो ऊपर से इसके अंदर सल्फर डाली जाती है, सल्फर, ये सल्फर इसके अंदर डाल दी जाएगी पत्थर की शक्ल में। ये सल्फर होगी, कौन सी चीज? सल्फर है। यहां से इन की जाएगी तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं सल्फर।
सॉलिड होती है ये, इसके अंदर इन की जाती है। और यहाँ से एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। और आपको पता है जब भी कोई चीज जलती है तो उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, इसको आग लगा दी जाती है। तो आपकी बुक के अंदर इधर आग बनी हुई भी है, इस तरीके से आग बहुत ज्यादा जल रही है। तो इससे कौन सी चीज बनेगी? SO2 गैस बनती है, SO2। तो जरा देखिए, पहले स्टेप में लिखेंगे बर्निंग ऑफ सल्फर या फॉर्मेशन ऑफ SO2। पहला जो स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कैसे बनाते हैं? सल्फर, या सल्फर की एक और होती है जिसे कहते हैं पायराइट, पायराइट और, तो उसको भी जला देते हैं अगर सल्फर ना हो तो। ये बच्चों हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, क्या बन जाती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। अब बच्चों ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, इसके अंदर एक तो ये एयर होती है ना, यानी ऑक्सीजन, ये बहुत ज्यादा मिकदार में गई है अंदर एयर ना। कुछ ऑक्सीजन ने तो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, कुछ एयर ऐसे बच भी जाती है। इसके अंदर बहुत सारी डस्ट होती है, और भी इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनको SO2 से अलग करना पड़ता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की अगले स्टेप में प्यूरिफिकेशन होती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कोक प्यूरिफायर। एक कोक यानी ऐसा होता है जिसके अंदर कोयला डाला होता है, वो इसकी प्यूरिफिकेशन करता है। तो देखें जनाब, यहां से ये पाइप जाएगा, ये बेटा कैटालाइटिक चैम्बर है। अब यहां पर क्या होगा कि पहले तो SO2 को प्यूरिफाई किया जाएगा, कोक प्यूरिफायर। इसके बाद अगले स्टेप में ये क्या कहलाता है? सल्फर बर्नर। ये वाला जो चैम्बर है, सल्फर बर्नर। In sulfur burner, sulfur is burnt, and during the burning of sulfur, sulfur react with oxygen to form SO2। अगले स्टेप में क्या है? प्यूरिफिकेशन एंड कूलिंग। इसको कूल भी किया जाता है ना, ये जली थी ना, बहुत ज्यादा गर्म थी, इसको फिर कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आया जाता है। तो सेकंड जो स्टेप है वो कौन सा है? प्यूरिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। किस में से इसको गुजारा जाता है? जहां बीच में कौन सी चीज लगी होती है? एक तो कोक प्यूरिफायर या कोक फिल्टर आप कहते हैं, जो डस्ट वगैरह को फिल्टर कर लेता है, अलग कर लेता है। फिर आगे कूलर लगा होता है या कूलेंट आप कहते हैं। इधर इसके गिर्द पानी घूम रहा होता है, इस पाइप के गिर्द ना, यहाँ पर एक और पाइप लगा होगा, या समझ लें कि ये पाइप पानी के एक टैंक में से गुजरता है, और पानी के टैंक में से जब गुजरेगा तो पानी बेटा इसके अंदर दाखिल नहीं होगा, बल्कि इसके गिर्द पानी होगा, तो इसको ठंडा कर देगा। तो अब जनाब ये वाले चैम्बर में आ जाती है SO2, और इसके साथ और कौन सी चीज होती है? एक तो SO2 होती है, दूसरी हवा की ऑक्सीजन होती है। इस चैम्बर को बोलते हैं कैटालाइटिक चैम्बर। क्या मतलब? इसके अंदर ये वाला कैटलिस्ट ना V2O5 पड़ा होता है, इसके अंदर यहाँ पर ये कैटलिस्ट भरा पड़ा होता है, इसके अंदर V2O5 बहुत सारा, ये समझ लें कि एक जाली सी होती है, उसके ऊपर ये पाउडर की शक्ल में V2O5, सिर्फ यहाँ नहीं और भी नीचे लेयर होगी, फिर उससे नीचे लेयर होगी, ये सारा V2O5 होगा। इधर टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 450 सेल्सियस। और बेटा प्रेशर कितना रखा जाता है? 2 atm प्रेशर रखा जाता है। अब ये गैस जब इसमें से गुजरेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? SO3 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आगे जनाब तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। यही रिएक्शन लिखेंगे, ये वाला SO2 गैस अब बच्चों ये SO3 आगे एक और टावर में पास की जाती है, जिसे कहते हैं अब्जॉर्बिंग टावर या अब्जॉर्बर या अब्जॉर्प्शन टावर कहते हैं। ये है अब्जॉर्प्शन टावर। अब यहां से SO2 इसमें दाखिल कर दी जाती है, सॉरी SO2 नहीं, SO3 इसमें दाखिल की जाती है। इसके अंदर ना बेटा यहाँ पर एक शावर सा लगा होता है, एक ना शावर सा लगा होता है, शावर नहीं होता ओ भाई, वॉशरूम में लगा होता है नहाने वगैरह के लिए, तो इस तरीके से शावर होता है। इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 का ऊपर से स्प्रे सा किया जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां से नीचे आएगा, और ये H2SO4 बेटा SO3 के साथ रिएक्ट करके एक और चीज बना देता है जिसे कहते हैं ओलियम। ओलियम का फार्मूला क्या होता है? जरा देखें क्या होगा? H2SO4
H2 है ना, S भी एक और एक दो, S2 और O 4 ये और 3 ये 7, ओलियम। तो आगे होता है फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। H2SO4 ये लिक्विड शक्ल में होता है, कंसंट्रेटेड होता है। SO3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में होती है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस H2SO4 को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। H2S2O7 ये चीज बनती है, ये कहलाता है ओलियम, या आपकी बुक में लिखा हुआ है फ्यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन मैंने पहली दफा इसका नाम ये फ्यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा है। वैसे इसका नाम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूजिंग नहीं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अब्जॉर्प्शन टावर क्यों कहते हैं? अब्जॉर्बर इधर लिखा हुआ है आपकी बुक में, भाई जाहिर सी बात है यहां पर अब्जॉर्प्शन हो रही है H2SO4 की SO3 के अंदर। अच्छा, अब बच्चों ये जो ओलियम बना है ना, ओलियम, इसके अंदर वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। जहां से ओलियम निकलता है नीचे की जानिब आता है, और रास्ते में इसके अंदर कौन सी चीज मिक्स कर दी जाती है? वाटर। यहां से इसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया जाता है, H2O। यहां से तो ओलियम आएगा ना, यहां से ओलियम आएगा। अब बच्चों ये जब H2O H2S2O7 के साथ मिक्स होता है, अब्जॉर्ब होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो आगे हम लोग लिखेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हाँ बच्चों, क्या लिखेंगे? H2S2O7, इसके अंदर वाटर, H2O ऑब्जॉर्ब होगा, 2H2SO4। तो जनाब यहां से आपके पास कौन सी चीज निकलेगी? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से आप सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर यहां पर तो आप बाहर से H2SO4 डाल रहे हैं, तो फिर क्या फायदा इस मेथड से H2SO4 बनाने का जब H2SO4 ही इस्तेमाल हो रहा है? भाई आप जरा देखें ना, 1 मोल H2SO4 का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कितने मोल H2SO4 के बन रहे हैं? 2 मोल। यानी आपने एक दफा कहीं और से सपोज करें कि 1 टन H2SO4 लिया, वो आपने जहां पर इस्तेमाल किया 2 टन H2SO4 आपके पास बन गए। उनमें से फिर एक लेकर इस्तेमाल कर देंगे, फिर एक लेकर इस्तेमाल कर देंगे, यानी 1 टन आप सर्कुलेट करवाते रहेंगे और बाकी आपके पास बहुत सारा हासिल होता रहेगा। और ये बहुत सस्ता प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो सल्फर, गंधक, इतनी महंगी नहीं होती, और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा होता है H2SO4 वो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये बहुत ज्यादा महंगा भी बिकता है और जल्दी बिक भी जाता है। बेटा इस मेथड से, कांटेक्ट मेथड का फायदा यह है कि इससे प्योर H2SO4 हासिल होता है, खालिस H2SO4 हासिल होता है। इसका ये एडवांटेज है, और ये इजी प्रोसेस भी है, आसान प्रोसेस भी है। बेटा ये जो नीचे डायग्राम नहीं बनी हुई, इसको फ्लो डायग्राम या फ्लो शीट भी कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस की। बाज़ औक़ात सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है, ड्रा या राइट द फ्लो डायग्राम ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस। तो ये आप लोगों ने फिर लिखना नहीं है, जस्ट ये वाली डायग्राम बना देना है। कांटेक्ट प्रोसेस अगर लॉन्ग में आ जाए तो ये सारे का सारा लिखना है। कांटेक्ट प्रोसेस अगर शॉर्ट में आ जाए तो फिर आप लोगों ने जस्ट ये लिख देना है, या सिर्फ ये इक्वेशन लिख दें। और अगर फ्लो डायग्राम आ जाए तो ये लिख देनी है, और अगर कंडीशन आ जाए तो ये लिखने के बाद फिर ये वाली इक्वेशन भी लिख देनी है। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हैबर प्रोसेस, बेटा ये भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए अमोनिया गैस NH3 गैस इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर की जाती है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस। बच्चों अमोनिया गैस कैसे प्रिपेयर की जाती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाया जाता है, N2 गैस और हाइड्रोजन गैस, ये रिवर्सेबल प्रोसेस होता है। अमोनिया गैस बनती है, NH3 गैस बनती है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं रिएक्टेंट की साइड पर, प्रोडक्ट की साइड पर 1 है, तो शुरू में 2 लगा दें। अब हाइड्रोजन जहाँ 2 हैं लेकिन यहाँ 6 हो गए हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन 6 हैं, रिएक्टेंट साइड पर 2 हैं, तो यहाँ 3 लगा देंगे आप, 3 2 6 बराबर हो गए। अच्छा इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। अब वो कंडीशन कौन सी हैं? बेटा यहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, Fe और मोलाइब्डेनियम, MO, आयरन और मोलाइब्डेनियम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर इस्तेमाल होता है वो होता है 200 to 500 ATM, और टेम्परेचर इस्तेमाल होता है 200 से 500 ATM प्रेशर,
और 450 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के वॉल्यूम में रेशो क्या होती है। बेटा, नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, ये दोनों गैसेस हैं। इनके मोल में रेशो आपको नजर आ रही है। यहां पर कुछ नहीं लिखो, क्या मतलब 1, और हाइड्रोजन से पहले 3 लिखो, क्या मतलब हाइड्रोजन के मोल कितने, 3 हैं। तो मोल रेशो जो है वो है 1:3। बेटा याद रखें, गैसेस के लिए जो मोल रेशो होती है वही वॉल्यूम की रेशो भी होती है। यानी ये पूछ लिया है कि हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में वॉल्यूम रेशो क्या होती है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए 1:3। नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम होता है और हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम होते हैं। यानी अगर नाइट्रोजन का 1 लीटर हो तो हाइड्रोजन के 3 लीटर, नाइट्रोजन का 1 टन हो तो इसके 3 टन, नाइट्रोजन के अगर 2 टन हो तो इसके 6 टन, नाइट्रोजन अगर 10 टन हो तो हाइड्रोजन 30 टन इस्तेमाल हो। अब बच्चों, इसमें ये जो रिएक्शन है, ये जो हैबर प्रोसेस है, इसमें ये जो रिएक्टेंट हैं इनके सोर्स क्या हैं, ये कहां से हासिल होते हैं। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से यानी हवा से हासिल की जाती है। बेटा हमारे इर्द गिर्द जो हवा है इसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, तो वहां से आराम से हासिल की जा सकती है। जबकि हाइड्रोजन गैस मीथेन CH4 की डिकम्पोजिशन, CH4 को तोड़कर हासिल की जाती है। ये सारा काम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यानी खाद बनाने वाली इंडस्ट्री में होता है। असल में अमोनिया खाद बनाने में आगे इस्तेमाल होती है। तो ये हैबर प्रोसेस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हो रहा है। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे सोर्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन इज obtained फ्रॉम एयर by the breakdown of मीथेन CH4। अब बच्चों इसके बाद हेडिंग डली हुई है ऑप्टिमम कंडीशन फॉर हैबर प्रोसेस। ऑप्टिमम क्या मतलब, बेहतरीन कंडीशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया गैस हासिल की जा सकती है। बेटा जहां पर नीचे ऑप्टिमम कंडीशन फॉर हैबर प्रोसेस भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे और उसके साथ साथ ये पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हेडिंग डली हुई है वो है कंसंट्रेशन। तो क्या रेशो मैंने अभी बताया था, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन and 3 volumes of hydrogen are used। उसके बाद बेटा आगे क्या किया जाता है, ये 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को कंप्रेसर के जरिए, कंप्रेसर समझ लें कि वो पंप होता है जो एयर को या गैसेस को आगे की जाने पुश करता है, उसको कंप्रेस कर देता है, प्रेशर उसका बढ़ा देता है। तो बेटा कंप्रेसर की मदद से आगे कैटालाइटिक चैम्बर में इन दोनों गैसेस को पुश कर दिया जाता है, या उसको हीटिंग चैम्बर भी कहते हैं। आप जरा देखें, ये है कैटालाइटिक चैम्बर। अब इसके अंदर ना बीच में एक दीवार बनी होती है और उस दीवार के अंदर आयरन और मोलाइब्डेनियम भरे होते हैं। यहां पर जरा देखें, ये एक दीवार है पोरस सी जिसके अंदर सुराख है और इसके अंदर फिल्ड हैं। कौन सी चीज फिल्ड है इसके अंदर, आयरन और मोलाइब्डेनियम यानी कैटलिस्ट। Fe और मोलाइब्डेनियम। यहां पर ये कंप्रेसर लगा होता है और यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का कंप्रेस करके अंदर दाखिल किए जाते हैं। ये कंप्रेसर इसका प्रेशर कितना बढ़ा देता है, 200 से 500 atm तक प्रेशर बढ़ा देता है। तो अब यहाँ पर 2 गैसेस आ जाएंगी, कौन सी, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों इस पूरे चैम्बर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फिल हो जाएंगी। जब प्रेशर बढ़ेगा तो अब ये इस कैटलिस्ट में से पास होंगी। जब पास होंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, अमोनिया गैस में, NH3 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन बेटा इस मेथड से सिर्फ 12% अमोनिया गैस बनती है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सिर्फ 12% अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो 88% होती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग बच जाते हैं। अब बच्चों होता क्या है कि इस अमोनिया गैस को आगे रिफ्रिजरेटेड ब्राइन के अंदर डिसोल्व कर लिया जाता है। ब्राइन क्या होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक होता है नमक, इसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दें, यानी ये पानी में इतना डिसोल्व करें कि अब मजीद पानी के अंदर ये NaCl मजीद और डिसोल्व ना हो सके। तो वो वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ब्राइन कहलाएगा। अब उस ब्राइन को रिफ्रिजरेट कर लिया जाता है, इतना बहुत ज्यादा ठंडा कर लिया जाता है। तो आगे यहाँ पर ना एक रिफ्रिजरेटिंग टावर लगा होता है, ये कैटालाइटिक चैम्बर है।
चैम्बर है। आगे यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग टावर लगा होता है, रेफ्रिजरेटिंग टावर लगा होता है। इसके अंदर ब्राइन होता है और इसके अंदर बेटा ये पाइप सा लगा होता है इस तरीके से ना, फ्रिज वगैरह या एसी वगैरह को देखें तो उसके अंदर एक इस तरीके से पाइप से लगा होता है और उसके अंदर ना एक गैस, जिसे कूलेंट कहते हैं या रेफ्रिजरेटिंग गैस कहते हैं, वो गैस आ रही होती है। कंप्रेसर लगा होता है। आपको पता है ना फ्रिज के अंदर गैस मूव करती है, नोबल गैसेस होते हैं मोस्टली, आर्गन या नियॉन या हीलियम वगैरह, उन गैसेस को बोलते हैं कूलेंट। कूलेंट आपकी बुक में लिखो कूलेंट इन, यानी यहां से कूलेंट अंदर दाखिल होता है और बेटा इस बाहर वाले एनवायरनमेंट को कूल करता है, ठंडा करता है और यहाँ से फिर बाहर, बाहर का क्या मतलब होता है कि बाहर नहीं चले जाता एटमॉस्फेयर के अंदर, नहीं, ये घूमकर फिर इधर आता है, बीच में यहाँ पर भी कंप्रेसर लगा होता है। कूलेंट आउट, यहाँ से कूलेंट आउट होता है और इधर कौन सी चीज बेटा फिल होती है, इसके अंदर ब्राइन, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन। रेफ्रिजरेटेड ब्राइन इसके अंदर पर होता है। अब बच्चों यहां से ये तीनों गैसेस का मिक्सचर यहां जाएगा, जब यहां जाएगा तो ये जो अमोनिया है ना, ये कम टेम्परेचर पर यानी -33.35 सेल्सियस पर लिक्विड में कन्वर्ट होकर ब्राइन के अंदर दाखिल हो जाती है, जबकि ये दो गैसेस इस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, अलग से रहती हैं। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है N2, ये गैस की शक्ल में रहती है, हाइड्रोजन भी गैस की शक्ल में रहती है, लेकिन अमोनिया यहाँ पर ब्राइन के अंदर NH3 ब्राइन के अंदर लिक्विड में कन्वर्ट होकर ब्राइन के अंदर मिक्स हो जाती है। और बेटा फिर क्या होता है कि यहाँ पर आगे एक पाइप लगा होता है और उस पाइप के साथ यहाँ पर लगा होता है वाल्व। इस वाल्व को ओपन करते हैं तो यहाँ से ब्राइन हासिल होता है और ब्राइन के अंदर कौन सी चीज होती है, अमोनिया NH3 गैस होती है। जबकि ये जो दो गैसेस है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये यहाँ से वापस यहाँ भेज दी जाती है, यहाँ से N2 और H2 जो अनरिएक्टेड थी वो यहाँ से दोबारा यहाँ दाखिल हो जाती हैं ताकि दोबारा किस में, अमोनिया में कन्वर्ट हो सके। तो बच्चों ये फ्लो डायग्राम है हैबर प्रोसेस की। अगर अलग से फ्लो डायग्राम आ जाए तो ये आप लोगों ने लिखनी है। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे क्या, N2 एंड H2, या आपकी बुक में लिखा हुआ है दीज टू गैसेस आर कंप्रेस्ड अप टू 200 to 500 atm pressure into catalytic chamber where they are converted into ammonia gas। ठीक है जी, here only 12% ammonia is formed। और ये अमोनिया पीरियडिकली, यानी ऐसा नहीं होता कि लगातार वक्फे वक्फे से ब्राइन के अंदर, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन के अंदर डिसोल्व करके अलग की जाती है। आगे बेटा हम लोग हेडिंग डालेंगे रेफ्रिजरेटेड ब्राइन, दिस अमोनिया is dissolved into refrigerated brine from where it is separated periodically, वक्फे वक्फे से इसको अलग कर लिया जाता है। अनरिएक्टेड N2 and H2 are sent back to catalytic chamber। और बच्चे आगे ये करा है टेम्परेचर, चौथी कंडीशन टेम्परेचर है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लिहाजा टेम्परेचर कम किया जाता है। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में 450 सेल्सियस जो टेम्परेचर है ना, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अच्छा आगे एक और बात लिखी हुई है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी है, ऑप्टिमम कंडीशन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल।
हाँ बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल बेटा एक प्रिंसिपल है जो रिवर्सेबल रिएक्शन, जैसे यहाँ पर ये रिवर्सेबल रिएक्शन है जो फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, तो ये हमें वो कंडीशन बताता है जिससे हम लोग इस रिवर्सेबल रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकें, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की अमाउंट यील्ड हासिल कर सके। बेटा एक तो ली चैटलियर ये कहता है कि अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो, यानी प्रोडक्ट के मोल कम हो, देखे ना प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट के कितने 3 और एक 4 मोल है ना, अगर प्रोडक्ट के मोल कम हो तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है और आपको पता है रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम यानी मोल कम हो रहे हैं, क्या मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जरा देखें यहाँ पर इसके मुताबिक क्या है 200 टू 500 एटीएम प्रेशर एज वॉल्यूम डिक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन। अच्छा, दूसरी जो बात है ना बेटा वो ये है कि टेम्परेचर, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में 450 सेल्सियस टेम्परेचर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब बेटा इस मेथड का फायदा क्या है भाई, अमोनिया गैस बनाने के और भी प्रोसेस हैं और भी मेथड है, लेकिन इट इज द चीपेस्ट, सबसे सस्ता तरीन एंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है अमोनिया गैस बनाने का। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑक्साइड्स, बेटा ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड क्या मतलब, वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। एटम की तादाद भले 2 से ज्यादा हो लेकिन एलिमेंट 2 होंगे। जैसे जरा देखें, ये हमारे पास एक कंपाउंड है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखें ये बाइनरी कंपाउंड है, इसमें एक एलिमेंट कार्बन है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट है सिर्फ। एटम देखें तो 3 है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम, 3 एटम है। हमने एटम नहीं गिनने, एलिमेंट गिनने, तो 2 एलिमेंट हैं, इस वजह से इसे क्या कहेंगे बाइनरी कंपाउंड। बाई का क्या मतलब होता है 2, बाइनरी कंपाउंड। बच्चों जरा देखें ये है CH4, 2 एलिमेंट हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये भी बाइनरी कंपाउंड है। लेकिन अगर ये देखें NaOH, तो ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट हैं सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है। तो बेटा वो बाइनरी कंपाउंड जिनमें 2 एलिमेंट होते हैं और उन 2 एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो, जैसे जरा देखें ये बाइनरी कंपाउंड है और उसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो बेटा ये जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड होते हैं ना ये ऑक्साइड कहलाते हैं। अब ये बाइनरी कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन है, ये ऑक्साइड है। ये बाइनरी कंपाउंड तो है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लिहाजा ये ऑक्साइड नहीं है। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, ये भी ऑक्साइड नहीं है। ऑक्साइड के लिए 2 शर्तें हैं, पहली शर्त क्या है, बाइनरी कंपाउंड होना चाहिए, दूसरी शर्त क्या है कि उसमें ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। तो जरा देखें ऑक्साइड्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड्स। बेटा ये ऑक्साइड्स की डेफिनेशन हो गई, मैं जहां पर हेडिंग डाल रहा हूं डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं, CO2, SO2, NO2, सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, उसके अलावा बेटा जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। अब बच्चों ऑक्साइड्स की टाइप्स, बेटा आपके कोर्स में ऑक्साइड 3 किस्म की गिवन है, वैसे 4 किस्म के होते हैं लेकिन आपके कोर्स में 3 किस्म की ऑक्साइड गिवन है। और ये जो 3 टाइप्स बनाई गई है ना उनकी नेचर, कि वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं या एम्फोटेरिक हैं, और सोर्स यानी वो किससे बने हुए हैं, मेटल के ऑक्साइड हैं या नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो इस बेस पर इनकी ये 3 टाइप्स बनाई गई हैं। पहली टाइप कौन सी है, पहली टाइप है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक नाम से पता चल रहा है कि इनकी नेचर एसिड वाली है। अब ये कौन से ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल है जैसे कार्बन है, कार्बन का ऑक्साइड यानी CO2, उसके अलावा बेटा सल्फर का ऑक्साइड SO2,
नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2। तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं और इनकी नेचर एसिडिक है। इनकी नेचर एसिडिक क्यों है बेटा? ये पानी के साथ रिएक्ट करके ना एसिड बना देते हैं। रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। जैसे आप जरा देखें, CO2 है, ये गैस की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड जितनी भी होती हैं वो गैसियस होते हैं। ये वाटर के साथ, वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड शक्ल में, उसके साथ रिएक्ट करता है और ये चीज बना देता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये एक्वस फॉर्म में होता है, कार्बोनिक एसिड बन गया। इसी तरीके से देखें बेटा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये वाटर के साथ H2O, वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड फॉर्म में। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? H2SO3, ये एक्वस फॉर्म में होता है। और बेटा इस एसिड का नाम है फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड बेटा, एक होता है फास्फोरिक एसिड H2SO4। आप लोग उससे तो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, जगह जगह पर फास्फोरिक एसिड H2SO4, लेकिन अक्सर पेपर में आ जाता है राइट द फार्मूला ऑफ फास्फोरस एसिड। तो बहुत सारे बच्चे आकर ना मुझे बड़े फखर से बताते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर में गलती थी, वहां पर लिखा हुआ था फास्फोरस एसिड, लिखना था फास्फोरिक एसिड। तो हमने उस गलती को ना ठीक किया, फास्फोरस एसिड को काट कर हमने फास्फोरिक एसिड कर दिया और उसका फार्मूला लिख दिया H2SO4। तो भाई इतना ज्यादा अकलमंद बनने की जरूरत नहीं है। फास्फोरस एसिड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए H2SO3। अगर फास्फोरस एसिड लिखा हुआ आ जाए ना तो वो गलत नहीं होगा। अब बच्चों इनकी खूबी एक और भी होती है कि ये खुद देखें ना एसिडिक है ना, इनकी नेचर एसिड वाली है और आपको पता है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बना देते हैं। तो ये बेटा रिएक्ट करते हैं विद बेस टू फॉर्म साल्ट। ये साल्ट बना रहे। आप जरा देखें, CO2 है, ये बेस है NaOH, तो पता है क्या बना देती है? Na2CO3 प्लस H2O, वाटर भी साथ बनेगा। जरा देखें, Na यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो यहाँ दो लगा दें। कार्बन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। ऑक्सीजन देखें, यहाँ पर दो और दो चार है, तीन और एक चार है। हाइड्रोजन यहाँ पर ये दो हो गए ना, ये दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन। आप इसी तरीके से SO2 का रिएक्शन करवा दें, SO2 प्लस NaOH, NaOH बेस है ना, तो क्या बनेगा? Na2SO3। तो अब जरा देखें जनाब, यहाँ पर हम लोग दो लगा देंगे Na2 करने के लिए, प्लस क्या बन जाएगा? H2O। जरा देखिए, दो Na है, यहाँ पर भी दो Na है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, ऑक्सीजन दो और ये दो हो गए ना ऑक्सीजन। अब ये दो ऑक्सीजन को भी टू कर रहा है, चार, यहाँ तीन और एक चार, हाइड्रोजन यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर भी दो। अच्छा, अब बच्चों दूसरे जो ऑक्साइड हैं वो हैं बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड कौन से थे? नॉन मेटल के। तो बेसिक ऑक्साइड कौन से हैं? मेटल के। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। जैसे आप जरा देखें, Na2O, CaO, सोडियम मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। अच्छा, अब बच्चों इनकी खूबी क्या होती है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं। ये एसिडिक थे ना, वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना रहे थे। ये बेसिक हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाएंगे। जैसे आप जरा देखें, Na2O वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करके NaOH, ये एक बेस है, ये बना रहा है। अब बैलेंस करना है, Na2 है, यहाँ एक है, दो लगा देंगे। ऑक्सीजन यहाँ एक और एक दो, तो यहाँ पर भी इस टू ने इन सब चीजों को टू कर दिया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन टू हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो। जरा देखें, CaO प्लस H2O क्या बन जाएगा? CaOH होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिस चीज के आखिर में OH आ रहा होता है अमूमन वो बेस होती है, तो ये भी बेस है, ये भी बेस है। हमने यही तो लिखा है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? बेस। ये वाले जो ऑक्साइड है। अब बच्चों ये जो ऑक्साइड है ना, इनकी अपनी नेचर बेसिक है। क्या मतलब? ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? साल्ट और वाटर। ये चूंकि खुद एसिडिक थे तो इसलिए इन्होंने बेस के साथ रिएक्ट किया। ये खुद बेसिक है ना, तो बेसिक जो चीज होती है वो किसके साथ रिएक्ट करती है? एसिड के साथ। और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इसके रिजल्ट के तौर पर साल्ट और वाटर बनता है। तो क्या लिखेंगे? रिएक्ट विद एसिड
टू फॉर्म salt and water। हाँ बच्चों, आप जरा देखें Na2O एसिड है HCl, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। आपको पता है H ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्या बना देगा H2O। लेकिन एक ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ तो 1 हाइड्रोजन है ना, तो इसको 2 करने के लिए 2 लगा देंगे, क्या बन जाएगा H2O। अब Na और Cl मिलकर क्या बना देंगे NaCl। Na 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे। Cl यहाँ पर 2 है, इस 2 ने ना इन सब चीज़ों को 2 कर दिया, तो यहाँ पर भी Cl2 है। तो ज़रा देखें, ये बेसिक ऑक्साइड था, बेसिक ऑक्साइड उसकी एग्जांपल में लिखे हुए Na2O। ये बेसिक ऑक्साइड था, इसने ये HCl एसिड है, इसके साथ रिएक्ट किया, साल्ट और वाटर बन गया। बच्चों ज़रा देखें CaO प्लस HCl। बेटा एसिड का H और इस ऑक्साइड का ऑक्सीजन, H और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे H2O। लेकिन एक ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, 2 लगा दो। तो अब जरा देखें 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, पीछे अब क्या रह गया, 1 कैल्शियम और 2 Cl, तो क्या बन जाएगा CaCl2। यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि कैल्शियम का चार्ज 2 होता है ना, इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज इसके साथ। Cl का चार्ज 1 होता है, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए Na का चार्ज 1 होता है, इस वजह से यहाँ 1 नहीं लिखा, और Cl का चार्ज भी -1 होता है, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा तीसरी जो टाइप है ना ऑक्साइड की, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा एम्फो का लफ्ज आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक टर्म पढ़ी होगी एम्फीबिया। एम्फीबिया वो एनिमल होते हैं जो 2 एनवायरमेंट यानी वाटर और लैंड यानी खुश्की पर रह सकते हैं, बोथ 2 एनवायरमेंट यानी बोथ में। तो एम्फोटेरिक यानी इनकी नेचर दोगली होती है, बोथ, ये एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं एक ही वक्त में। इनको अगर कोई एसिड मिल जाए तो ये खुद बेस बनकर उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इनको कोई बेस मिल जाए तो ये खुद एसिड बन जाते हैं। तो दीज आर द ऑक्साइड्स दैट एक्ट बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस। बोथ दोनों के लिए, यानी बोथ के तौर पर, दोनों के तौर पर, एसिड और बेस दोनों के तौर पर। अच्छा अब बच्चों ये कौन से ऑक्साइड हैं, ये कुछ मेटल के ऑक्साइड हैं, 2 आपकी बुक में गिवन है और यही 2 आपने याद रखने हैं, इनका एमसीक्यूज बड़ा काम आता है। इनमें से एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या मतलब Al2O3, पहला कौन सा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और दूसरा जिंक ऑक्साइड। तो एमसीक्यूज क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उन 4 में से 3 ऐसे होंगे जो एम्फोटेरिक नहीं होंगे, लेकिन या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ लिखा होगा या फिर जिंक ऑक्साइड लिखा होगा, तो इन दोनों में से जो भी होगा वो क्या होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। अच्छा अब बच्चों ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ और साल्ट और वाटर बना देता है, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म salt and water, साल्ट और वाटर बना देता है। अब जरा देखें इस Al2O3 एसिड है HCl, सही है जी, क्या बनेगा H ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा H2O। बाद में बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना दिया। अब जब साल्ट बनता है ना तो ये है एसिड, ये एसिड है और ये बेस का काम कर रहा है। साल्ट का जो पहला हिस्सा होता है, पहला आयन पॉजिटिव आयन, वो हमेशा बेस से आता है, इस वजह से उसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। तो ये एसिड है और ये बेस है, साल्ट का पहला हिस्सा क्या बनेगा Al, जहां से बेस से आएगा। दूसरा नेगेटिव वाला हिस्सा ये एसिड से आएगा Cl से। बेटा एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज होता है तो वो 3 Cl पर आएगा, Cl का चार्ज 1 होता है, इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे, जहां Al 2 है यहाँ 1 है 2 लगा देंगे, यहाँ क्लोरीन 6 हो गए, 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ क्लोरीन 1 है 6 लगा देंगे। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो शुरू में यहाँ 3 लगा देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक साल्ट है, साल्ट बन गया। अच्छा मैंने यहाँ पर कहा है कि एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज होता है, भाई आपको कैसे याद रहेगा। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके कोर्स के लिहाज से 3 ऐसी मेटल हैं जिन पर +1 चार्ज होता है, वो 3 मेटल आप लोग याद रख लें, एक है पोटाशियम, एक है सोडियम, एक है सिल्वर, इन सब पर +1 चार्ज होता है। 3 ऐसी मेटल हैं जिन पर +3 चार्ज होता है, एक है एल्यूमिनियम +3, आयरन पर +3
और क्रोमियम पर +3। इसके अलावा बाकी जितनी भी मेटल आपके कोर्स में गिवन है उन सब पर +2 चार्ज होता है। तो जरा देखें एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज था, इस वजह से यहाँ पर 3 लिखा। अच्छा, अब बच्चों ये बेस के साथ रिएक्ट करता है और एक साल्ट बनाता है जिसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है। अब जरा देखें Al2O3 बेस है NaOH, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा ना, हाँ भाई आप जरा देखें जब ये रिएक्ट करेगा ना, अब ये बेस है ना, तो ये बेस के साथ एसिड के तौर पर काम कर रहा था। यहाँ पर ये एसिड था तो ये क्या काम कर रहा था, बेस का। यहाँ पर ये बेस का काम कर रहा है, यहाँ पर ये एसिड का काम कर रहा है। बेटा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, साल्ट बनता है, लेकिन साल्ट का पहला आयन पॉजिटिव आयन हमेशा बेस से आता है। ये बेस है तो बेस से पॉजिटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव कौन सा, Na है, तो जनाब यहाँ पर आ जाएगा Na, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आयन कहाँ से आएगा, नेगेटिव आयन आएगा एसिड से। एसिड में दो चीजें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन साल्ट के अंदर नेगेटिव आयन के तौर पर नहीं आता, तो फिर कौन सी चीज आएगी, Al एल्यूमिनियम। लेकिन बच्चों एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम वो तो मेटल है, इस पर तो प्लस चार्ज होता है। अब इसका नेगेटिव चार्ज करने के लिए इसके साथ क्या लगेगा, ये वाला OH। पॉजिटिव को नेगेटिव करने के लिए उसके साथ क्या लगा देते हैं, OH, तो इसके साथ OH लगेगा। लेकिन एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, जरा देखें +3 चार्ज होता है, तो OH पर तो -1 है। अभी भी देखें +3 और -1 +2, तो ये भी पूरा पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव आयन बन रहा है, तो ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इनको इस रेशो से लगाना है दोनों को कि ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो जाए। तो अगर हम लोग ये 2 लगाएंगे ना, 2 OH लगा देते हैं तो -2 चार्ज हो जाएगा। अभी भी प्लस का ज्यादा है तो प्लस चार्ज होगा। अगर 3 लगाते हैं, यहाँ पर 3 OH लगाते हैं तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लिहाजा अब इसको ज्यादा करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, इसको 4 करना पड़ेगा, 4 OH होल 4 करना पड़ेगा। तो आप जरा देखें इस पर है +3, एक OH पर -1, तो 4 पर कितना हो जाएगा, -4। ओवरऑल -1 चार्ज हो जाएगा, पूरे AlOH होल 4 पर -1 चार्ज हो जाएगा। तो इस पूरे का चार्ज -1 हो गया बेटा। तो आपको पता है इसका -1 इसके साथ पॉजिटिव वाले के साथ Na पर +1 चार्ज होता है, इसका इधर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट। अब बैलेंस करना है, यहाँ Al 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा देंगे। Na यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 1 है, 2 लगा देंगे। अब जरा देखें हाइड्रोजन, यहाँ पर हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इधर हाइड्रोजन 8 है जनाब, 8, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब ऑक्सीजन को देखें, इधर ऑक्सीजन है 2 और ये 3, 5, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 5 है। इधर ऑक्सीजन देखें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो क्या मतलब इधर कितने हाइड्रोजन कम हैं, 2 हैं और इधर 8 हैं, तो 6 हाइड्रोजन कम है, 6 हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 8 हैं, इधर 5 हैं, तो ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन कम है। 6 और 3 को अगर मैं सोल्व करूं तो ये 2:1 बनती है, 2:1। तो 2:1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वाटर बनाती है, तो इसका मतलब यहाँ H2O बनेगा। लेकिन कितने H2O बनेंगे, जरा देखें, H2O, इतने H2O जिनमें कितने हाइड्रोजन हो, 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे। देखें 6 हाइड्रोजन जो हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन। अब इक्वेशन को आप देख लें, बिल्कुल बैलेंस है, हर चीज बराबर है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा समझें, अगर फिर भी नहीं आता तो फिर इस इक्वेशन को आप याद कर लें। अब बच्चों यही इस टॉपिक के नोट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ना आगे अलग से इनके नोट्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें एक चीज की कमी है, मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी लिखा है, एक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके कोर्स में गिवन है, जिंक ऑक्साइड। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, तो मैं इस जगह को मिटाकर वहां पर जिंक ऑक्साइड समझा देता हूं आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों यही जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, इसकी सेकंड एग्जांपल आपके कोर्स में जो गिवन है वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बेटा ये एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है। इसने सोडियम एल्यूमिनेट बनाया था ना, एल्यूमिनियम था तो एल्यूमिनेट, ये जिंक है तो जिंकेट बनाएगा। क्या लिखूंगा, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब जरा देखें, जिंक ऑक्साइड है, एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2O। बच्चों ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगते हैं, यहाँ 2 लगाए, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, 2 लगा। अब जिंक और 2 Cl रह गए,
तो क्या बन जाएगा ZnCl। जिंक का चार्ज +2 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा। Cl का 1 होता है, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ठीक भी है, बैलेंस भी है। अब बच्चों रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। ये कम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। आप जरा देखें, जिंक ऑक्साइड बेस है NaOH, रिएक्ट करेंगे साल्ट बनेगा। साल्ट का जो पहला पॉजिटिव आयन होता है वो बेस से आता है, और बेस में पॉजिटिव आयन ये वाला है, तो क्या बनेगा Na। दूसरा नेगेटिव आयन एसिड से आता है, एसिड में तो जिंक है, तो यहाँ जिंक लगाएंगे। जिंक पर होता है +2 चार्ज, इसको नेगेटिव करने के लिए इसके साथ OH लगाएंगे। कितने बेटा, या तो आप 2 OH लगा सकते हैं, या 4 लगा सकते हैं, या फिर 6 लगा सकते हैं। तो अगर 2 OH लगाते हैं ना, यहाँ 2 लिखते हैं, तो इसका +2 और इसका -2 कैंसिल हो जाएंगे, ये नेगेटिव आयन नहीं बनेगा। हमने इसको नेगेटिव आयन बनाना है, तो 2 से फिर कितने लगा देंगे, 4। तो ये कितना हो जाएगा जरा देखें। अब एक OH पर -1, तो 4 पर कितना हो जाएगा, -4 और +2 -2। इस पूरे पर -2 चार्ज है ना, तो इसका -2 चार्ज इसके साथ यहाँ आ जाएगा। ये वाले चार्ज अलग से हटा देंगे, -2 चार्ज, इसका +1 इधर लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कम्प्लेक्स साइन होता है, तो इसके गिर्द यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। आप इसके गिर्द भी यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, सोडियम जिंकेट। ये था सोडियम एल्यूमिनेट। बेटा बाकी सब चीजों की आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ये जो है ना जिंक ऑक्साइड, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो बच्चों यही इस टॉपिक के नोट्स बन गए हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स में मेटल के 4 चीजों के साथ रिएक्शन दिए गए हैं आपके कोर्स। कौन कौन सी चीजों के साथ रिएक्शन दिए गए हैं? पहला रिएक्शन दिया गया है विद डाइल्यूट एसिड, उसके बाद विद कोल्ड वाटर, फिर स्टीम, और फिर ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। बेटा मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है ना, तो साल्ट बनाती है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बबल की शक्ल में। क्या लिखेंगे, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड to form salt and hydrogen gas। आप जरा देखें, अगर मैं वर्ड में इक्वेशन लिखूं ना, इसकी वर्ड में इक्वेशन, तो क्या लिखूंगा, मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, साल्ट, और साथ हाइड्रोजन गैस। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं, बेटा ग्रुप 1A की जो मेटल है ना, जैसे सोडियम है, पोटेशियम वगैरह है, इनका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करवाते। वजह ये होती है कि इनकी रिएक्शन वायलेंट एक्सप्लोसिव होते हैं। क्या मतलब, धमाके के साथ, दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। लिहाजा ग्रुप 2A की जो मेटल होती हैं वो बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से रिएक्ट करती हैं। जैसे मैग्नीशियम है, तो जरा देखिए, मेटल की जगह मैं लिख दूंगा मैग्नीशियम, एसिड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, HCl। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। मेटल जब भी रिएक्ट करती हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। आपको पता है, पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव वाली चीज के साथ बॉन्ड बनाती है, तो इन दोनों में से ये पहले वाली चीज पॉजिटिव है, दूसरे वाली नेगेटिव है। तो मेटल इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, Mg और साथ Cl। मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आता है। बेटा याद रख लेना ये चार्ज। पोटेशियम, सोडियम और सिल्वर पर +1 चार्ज, एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम पर +3 चार्ज। उनके अलावा बाकी जितनी भी मेटल हैं उन पर +2 चार्ज आपके कोर्स के लिहाज से। तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, तो ये 2 यहाँ आएगा। Cl का चार्ज -1 है। देखे ना, जिस चीज के शुरू में H होता है, यानी एसिड के साथ जो चीज होती है, उसका चार्ज फाइंड करना तो बड़ा आसान होता है। जितनी H की तादाद है, यहाँ H1 है तो Cl पर -1 चार्ज। अगर यहाँ H2 होता तो यहाँ पर -2 चार्ज। अगर H की तादाद 3 होती तो इसका चार्ज -3 होता। तो अभी H की तादाद 1 है तो इसका चार्ज 1 है, इसका चार्ज 1 है तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों जरा देखें, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ Cl 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 H बच गए हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस की शक्ल में, ये साल्ट है, पानी के अंदर होगा एक्वस फॉर्म में। ये रिएक्शन वाटर के अंदर हो रहा है ना, डाइल्यूट एसिड है ना। डाइल्यूट एसिड क्या मतलब, इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी मिक्स है। मेटल तो सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये एक्वस फॉर्म में पानी के अंदर होगा। अच्छा, अब बच्चों कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे ग्रुप 1 की मेटल है ना, पोटेशियम और सोडियम, वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती हैं। तो ये बात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोट करके, पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। क्या मतलब, धमाके के साथ रिएक्ट। उसके बाद बेटा मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, ये रिएक्टिव मेटल कहलाती हैं, ये वेरी रिएक्टिव मेटल कहलाती हैं।
तो ये रिएक्टिव मेटल हैं, तो ये बेटा रेडली या स्टेडली, स्टेडली क्या मतलब कंटिन्यूसली, लगातार, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट। और बेटा ये जो क्वाइनेज मेटल है ना, क्वाइनेज मेटल क्या मतलब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, एयू, ये सब जो है ना, ये सब पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप के अंदर आती है। तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, डोंट रिएक्ट। डाइल्यूट एसिड। अब बच्चों उसके बाद जो रिएक्शन है वो है विद कोल्ड वाटर। अब बच्चों कोल्ड वाटर के साथ सारी मेटल रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जो वेरी रिएक्टिव या रिएक्टिव मेटल होती है ना, वो इसके साथ रिएक्ट करती हैं। और वाटर के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करेगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ रिएक्टिव मेटल, या मेटल लिख देते हैं सिर्फ, मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या मतलब, मेटल के बाद OH लगेगा, हाइड्रोक्साइड OH। अब बच्चों अगर मैं इसकी वर्ड इक्वेशन लिखूं, वर्ड इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूं कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो मेटल प्लस कोल्ड वाटर क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब बच्चों इसकी एग्जांपल है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाया गया है। बेटा सोडियम मेटल है Na, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है H2O। बेटा वाटर को जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो वाटर का ये फार्मूला लिख लेते हैं। आपको पता है H पर प्लस चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये वाटर का HOH क्या मतलब H2O ही है। मेटल है, मेटल जब रिएक्ट करेगी इस पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो नेगेटिव वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, OH है। तो ये NaOH, Na पर +1 चार्ज होता है, इधर 1 लिखेंगे, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। OH का -1 चार्ज होता है, OH का -1 यानी 1 यहां लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। चार्ज हमेशा क्रॉस की शक्ल में लिखे जाते हैं, तो दोनों का चार्ज 1 है, लिहाजा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों जरा देखें इधर कौन सी चीज बच गई, Na भी चला गया, यहाँ पर पानी के अंदर जो OH था वो भी चला गया, पानी का H बच गया। H किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों अब बैलेंस करना है, Na एक है, Na एक है, ऑक्सीजन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। H देखें 2 और 1 3 है, यहाँ H 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। लेकिन अब मसला क्या हो गया, मसला ये हो गया ऑक्सीजन भी 2 गए, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 लगा देंगे। अब सोडियम जहाँ 2 गए, 2 सोडियम है, जहाँ 1 है 2 कर देंगे। अब फिर से काउंट करते हैं हर चीज को, सोडियम जहाँ 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है, हाइड्रोजन जहाँ 4 है, 2 2 4। अब यहाँ पर भी 4 हो गए ना, ये 2 हाइड्रोजन है, इस 2 ने हाइड्रोजन को भी डबल कर दिया 2, और 2 ये है 4 से। ऑक्सीजन जहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो जरा देखें, मेटल थी, मेटल ने वाटर के साथ, ये कोल्ड वाटर था, इसके साथ रिएक्ट किया, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अगर इनके साथ आप स्टेट लिखना चाहें तो मेटल सॉलिड होती है, ये लिक्विड था, ये एक्वस अब पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, और ये गैस। ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोट। बेटा ग्रुप 1A की मेटल और जो कैल्शियम मेटल है, ये पानी के साथ ना बहुत विग्रसली, विग्रसली क्या मतलब बहुत तेज रिएक्ट करती हैं। एक होता है एक्सप्लोसिवली या वायलेंट रिएक्शन, क्या मतलब धमाके से रिएक्शन होना। विग्रसली क्या मतलब है, एक्सप्लोसिव से थोड़ा सा स्लो, लेकिन बाजों का ये भी एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर जाती हैं। तो 3 मेटल हैं, कौन कौन सी वो 3 मेटल हैं, सोडियम, पोटाशियम, ग्रुप 1A की मेटल है, और कैल्शियम रिएक्ट vigorously sometime explosively, धमाके के साथ रिएक्ट करती हैं। अच्छा मैग्नीशियम इनके मुकाबले में लेस रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ स्लो रिएक्ट करती है, लेकिन हॉट वाटर के साथ बड़ा फास्ट रिएक्ट करती है, तेजी से रिएक्ट करती है। मैग्नीशियम
अच्छा, अब बच्चों ये वाली जो मेटल है ना, जिंक और आयरन, ये कोल्ड वाटर के साथ कोई खास रिएक्ट नहीं करती, और ये वाली मेटल जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो तो बिल्कुल भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन इनका जिक्र आपके कोर्स में कोल्ड वाटर के साथ बिल्कुल गिवन ही नहीं है। ये लिखा हुआ है जिंक और आयरन डोंट रिएक्ट सिग्निफिकेंटली विद कोल्ड वाटर। तो जरा देखें जिंक एंड आयरन। अब बच्चों जरा देखें प्लीज कि यही इस टॉपिक के नोट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम लोग ने दो और रिएक्शन करवाने हैं, एक विद स्टीम और एक विद ऑक्सीजन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, स्टीम और हॉट वाटर में फर्क होता है। हॉट वाटर टेम्परेचर वाटर का ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो लिक्विड स्टेट में होता है। और स्टीम क्या मतलब है, इतना टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है कि वाटर अब लिक्विड स्टेट में नहीं, गैसियस स्टेट में होता है। बेटा मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्ट करती है ना, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखें, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती थी तो मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या लिखेंगे, मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब अगर इसकी मैं वर्ड इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, मेटल प्लस स्टीम क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। बेटा ग्रुप 1 की जो मेटल है ना, वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती हैं, लिहाजा उनका रिएक्शन इसके साथ गिवन नहीं है। ग्रुप 2 की बड़ी फास्ट रिएक्ट करती हैं। आपके कोर्स में जो इसकी एग्जांपल गिवन है वो है आयरन की, आयरन Fe प्लस स्टीम को हम लोग लिखते हैं H2O, लेकिन साथ जी लिख देते हैं। मुझे नहीं पता आपकी बुक में जहाँ जी लिखा हुआ है लिक्विड, लेकिन जब स्टीम होगा तो जहाँ जी लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं वाटर गैस, ये वाटर गैस नहीं है। वाटर गैस एक अलग चीज है। वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, ये वाटर गैस कहलाता है। अगर आ जाए ना राइट द फार्मूला ऑफ वाटर गैस, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, CO+H। अच्छा, इनके शुरू में अगर कोई नंबर भी लिख जाए ना, जैसे यहाँ पर 2 लगा देते हैं या यहाँ पर 3 लगा देते हैं, तब भी ये वाटर गैस रहेगा, क्योंकि मिक्सचर है। और मिक्सचर के अंदर ये जो कंपोजिशन होती है ना, ये जो नंबर होते हैं, ये फिक्स नहीं रहते, ये वाटर गैस है। लेकिन ये स्टीम है, H2O और साथ जी आ जाए, ये स्टीम है। आयरन मेटल है, लोहा आपने देखो सॉलिड फॉर्म में होता है, मेटल ऑक्साइड बनेगा। आयरन का जो ऑक्साइड होता है ना, वो होता है Fe3O4 और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब ये सॉलिड फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन गैस की शक्ल में। अच्छा, Fe3O4 कैसे बना? असल में आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं, एक होता है FeO, आयरन पर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। दोनों के चार्ज कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ नीचे नहीं लिखते। दूसरा आयरन का एक और ऑक्साइड होता है FeO, Fe पर +3 चार्ज होता है, वो 3 यहाँ आ गया, ऑक्सीजन का -2, 2 यहाँ आ गया, Fe2O3। इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो Fe3 1 और 2 3 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 3 और 1 4। इन दोनों का मिक्सचर या सिर्फ Fe3O4, ये लोहे का जंग कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं आयरन रस्ट, लोहे का जंग। अगर जंग का फार्मूला लिखना हो तो ये वाला फार्मूला लिखिए। बेटा ग्रुप 1A की जो मेटल है, सोडियम और पोटाशियम, रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, Mg, जिंक और आयरन रिएक्ट रेडली, क्या मतलब तेजी से रिएक्ट करती हैं, लेकिन एक्सप्लोसिवली नहीं। और बच्चों कॉपर जो है ना, कॉपर ये स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता। वैसे कॉपर, गोल्ड और आयरन तीनों है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ कॉपर का जिक्र है। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। अच्छा, आगे है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करती है ना, तो मेटल ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन साथ हाइड्रोजन नहीं बनता। हाइड्रोजन कहां से आता है भाई, वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है ना। तो जब वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर हाइड्रोजन बनेगा। एसिड के अंदर भी H होता है, तो वहां पर भी हाइड्रोजन बनता है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा हाइड्रोजन नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड।
अब बच्चों अगर मैं इसकी बॉडी इक्वेशन लिखूं तो मेटल लिखूंगा प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स। अब बेटा इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। बेटा मैग्नीशियम का रिएक्शन गिवन है, मैग्नीशियम प्लस O2, ऑक्सीजन गैस को O2 लिखेंगे। मैग्नीशियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन गैस है। बेटा रिएक्ट करेंगे, क्या बना देंगे, MgO। मैग्नीशियम का चार्ज +2, ऑक्सीजन का -2, +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब बैलेंस करना है, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी राख होती है, राख, ऐश नहीं होती। जब चीजों को जलाते हैं तो जो ऐश बनती है, राख। आप मैग्नीशियम का ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम का जंग भी कह सकते हैं, जो मैग्नीशियम को लगता है। अच्छा बच्चों, अब इसमें कुछ बातें हम लोगों ने लिखनी है। बेटा जो ग्रुप 1A की मेटल है ना, सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट फास्टली, और क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया। लेकिन बाज औकात पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बना देती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं। जरा देखें, पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट fastly to form metal oxides, but sometime peroxide and superoxide। अच्छा पता है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड्स, उनमें ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। जो होते हैं ना पर ऑक्साइड, उनमें ऑक्सीजन पर -1, और जो होते हैं ना सुपर ऑक्साइड, उनमें ऑक्सीजन पर -½ चार्ज होता है। पर ऑक्साइड जब भी लिखेंगे उसमें O2 लिखेंगे, लेकिन ये नहीं कहीं भी आप O2 देखें तो वो पर ऑक्साइड है, नहीं, ऐसा नहीं है। पर ऑक्साइड असल में ये आयन होता है, 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, एक चार्ज इस पर, एक चार्ज इस पर, तो O2 होगा और उस पर 2 -2 चार्ज आ जाएगा ना। 2 ऑक्सीजन पर -2 है तो एक ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा, -1। अब जरा देखें, जैसे ये है Na2O, ओवरऑल इस पूरे पर आपको नजर आ रहा है कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है ना। तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी होगा। एक Na पर +1, 2 Na पर +2 है, तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा, +2 -2 कितना आएगा, 0। तो अब जरा देखें, यहाँ ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ रहा है, तो ये सोडियम ऑक्साइड है, यानी नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं। अच्छा अब जरा देखें, एक होता है Na2O2, अब इस पर भी देख लें, टोटल 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं लिखा होगा। अब 0 कैसे हुआ बेटा, एक सोडियम पर +1 है, 2 सोडियम पर +2, अगर सोडियम पर +2 है तो ऑक्सीजन पर कितना होगा, -2, तभी 0 आएगा। अब देखें 2 ऑक्सीजन पर -2 है, अगर हम एक ऑक्सीजन का चार्ज निकालें ना, O2 है, इस पर -2, यानी 2 ऑक्सीजन पर -2 है, अगर हम लोग एक ऑक्सीजन का निकालें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर -1 है, 2 ऑक्सीजन पर -2 तो एक ऑक्सीजन पर -1, ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। जब ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होता है तो ये पर ऑक्साइड है। अब ये सोडियम ऑक्साइड नहीं है, ये सोडियम पर ऑक्साइड है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है ना, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अच्छा अब जरा देखें KO2, अब ओवरऑल इसका चार्ज बताएं, इस पर कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं है, क्या मतलब, 0 है। अब K पर है +1 चार्ज, 0 किस वक्त होगा, जब ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होगा। देखिए 2 ऑक्सीजन पर -1 है, 2 ऑक्सीजन पर -1 है तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा, -½ तो ऑक्सीजन पर यहाँ -½ चार्ज है, ऑक्सीजन पर जब -½ चार्ज होता है तो ये सुपर ऑक्साइड होता है। और बेटा अगर ऑक्सीजन पर -½ से भी कम चार्ज आ जाए उसे सब ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन उसका जिक्र आपके कोर्स में नहीं है। तो ये सोडियम ने यहाँ क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम ने यहाँ पर सोडियम पर ऑक्साइड बना दिया, पोटाशियम ने पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बना दिया। तो बेटा सोडियम और पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मोस्टली नॉर्मल ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन बाद औकात पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बना देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अच्छा बच्चों, ये जो 2 मेटल है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनकी एक बड़ी खूबी है, ये पैसिव टू ऑक्सीजन होती है। पैसिव क्या मतलब है, अब बेटा अगर ये है ना एल्यूमिनियम की एक शीट, ये एल्यूमिनियम की एक लेयर है, कोई भी एल्यूमिनियम मेटल है, अब इसके ऑक्सीजन आएगी ना, तो पहले ये जो ऊपर वाले एटम होंगे इनके साथ रिएक्ट करेगी, इनके साथ जब रिएक्ट करेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, यहाँ पर ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है ना, ये यहाँ पर पक्की अटैच रहेगी, ऊपर से हटेगी नहीं। जब ऊपर से हटेगी नहीं तो ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देगी, यानी ये ऊपर वाली लेयर हटेगी नहीं तो अंदर वाले एटम ऑक्सीजन के सामने आएंगे नहीं, एक्सपोज नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन अंदर वाले एटम के साथ रिएक्ट करके उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करेगी, तो ये प्रोटेक्ट करती है लेयर ऊपर जो आ जाती है। आयरन के साथ क्या मसला होता है, आयरन के साथ ये मसला होता है कि आयरन के ये जो सरफेस वाले एटम होते हैं ना, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड की लेयर ऊपर से हट जाती है। जब आयरन ऑक्साइड की लेयर ऊपर से हटेगी तो अब नीचे वाले एटम आ जाएंगे, अब ऑक्सीजन नीचे वाले एटम के साथ रिएक्ट करेगी, वो
वो वाली लेयर हट जाएगी, फिर ऑक्सीजन उससे नीचे वाली, आहिस्ता आहिस्ता आयरन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन बेटा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अंदर वाले एटम की प्रोटेक्शन करेंगे फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम form a protective layer of oxides that protect them from further oxidation। अब मजीद ऑक्सीडेशन यानी मजीद इसके ऑक्साइड्स नहीं बने। बेटा जो कॉपर होता है, तांबा, वो स्लोली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फिर क्या बना देता है, पैटिना। पैटिना क्या मतलब, कॉपर का जो ऑक्साइड होता है ना, कॉपर का जो जंग होता है ग्रीन कलर का, उसकी बारीक सी लेयर बन जाती है, उसे पैटिना बोलते हैं। पैटिना क्या होता है, थिन लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड दैट इज ग्रीन इन कलर। अच्छा बेटा, जो नोबल मेटल हैं जैसे गोल्ड है और प्लेटिनम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। बच्चों ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी ये 1 नहीं है, ये कौन सा है 3 और ये कौन सा है 4 है। 1 और 2 इससे पहले हमने पढ़ा था। तो यही बेटा इस टॉपिक के नोट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। रिएक्टिविटी सीरीज, बेटा ये एक सीरीज है जिसके अंदर मेटल को अरेंज किया गया है। किस बेस पर अरेंज किया गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। किस चीज के साथ रिएक्टिविटी, एसिड के साथ यानी डाइल्यूट एसिड के साथ, स्टीम के साथ और कोल्ड वाटर के साथ। बेटा यानी ये एक सीरीज है जिसमें सबसे पहले उस मेटल को रखा गया है जो बहुत फास्टली रिएक्ट करती है, तेजी से रिएक्ट करती है, फिर उसके बाद जो लेस रिएक्टिव है, फिर उसके बाद जो लेस रिएक्टिव है, फिर उसके बाद जो उससे लेस रिएक्टिव है, और सबसे आखिर में जो सबसे कम रिएक्टिव है उस मेटल को रखा गया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स ऑफ मेटल्स। किस लिहाज से, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर क्या मतलब, अरेंजमेंट विथ डाइल्यूट एसिड, स्टीम एंड कोल्ड वाटर। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ना 4 किस्म की मेटल मौजूद है। एक है जो है हाईली रिएक्टिव मेटल, एक है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। मॉडरेटली क्या मतलब, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। और एक है लेस रिएक्टिव मेटल जो बहुत स्लो रिएक्ट करती हैं। और एक है अनरिएक्टिव जो ऑलमोस्ट रिएक्ट करती ही नहीं है। इन रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। चार किस्म की हैं। पहली टाइप कौन सी लिखेंगे, पहली टाइप लिखेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये बेटा कौन सी मेटल है, ग्रुप 1A की मेटल और कैल्शियम। ग्रुप 1A की 2 मेटल का रिएक्शन आपके कोर्स में गिवन है, पोटाशियम सोडियम, और तीसरी कौन सी मेटल है, कैल्शियम, जो ग्रुप 2A की। अच्छा अब ये मेटल जो है ना बेटा, डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं, स्टीम के साथ भी और कोल्ड वाटर, तीनों के साथ रेडली फास्टली रिएक्ट करती हैं। दीज मेटल्स, these are the metals that react with acid, steam and cold water fastly और प्रोड्यूस क्या करती हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के अलावा बाकी चीजें भी हैं, लेकिन जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। हाइड्रोजन गैस तीनों में कॉमन है, तीनों रिएक्शन में कॉमन है, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों ये कौन कौन सी मेटल हैं, इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं,
जरा देखें 3 मेटल हैं। कौन कौन सी 3 मेटल हैं? सबसे पहले पोटाशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटाशियम है, फिर सोडियम और फिर कैल्शियम। तरतीब यही लिखनी है, ऐसा नहीं कि पहले आप कैल्शियम लिख दें। नहीं भाई, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ये उससे कम, ये उससे कम रिएक्टिव है। लेकिन बाकी सब मेटल से ये तीनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। अब जरा देखें, हम लोग इसका रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। अच्छा, ये डाइल्यूट है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं दिल वाला एसिड। हाँ, ये दिल वाला एसिड नहीं है प्लीज। तो बच्चों अब जरा देखें, अगर मैं बात करूं पोटाशियम की, पोटाशियम का एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो के मेटल है, मेटल जब रिएक्ट करती है प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज नेगेटिव चार्ज वाली चीज। यहाँ नेगेटिव कौन सी है? पहले वाली चीज पॉजिटिव होती है, दूसरे वाली नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा, KCl बनेगा। के पर +1 चार्ज, Cl पर -1 चार्ज, दोनों के चार्ज बराबर हैं, इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब पीछे H रह गया तो H अलग होकर क्या बना देगा? H2, ये गैस की शक्ल में। बच्चों यहाँ 2 H हैं, यहाँ 1 है, 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर Cl भी 2 हो गए तो यहाँ 1 है, 2 लगा देंगे। यहाँ पोटाशियम 2 हो गए, पोटाशियम को 2 करने के लिए ये 2 लगा देंगे। के है, पोटाशियम सॉलिड फॉर्म में होगा, मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होती है। ये एक्वस फॉर्म में होगा, पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में होगा। ये भी पानी में डिजोल्व फॉर्म में यहाँ पर बनेगा। ये साल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। अगर आप यहाँ पर लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, दीज मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बडिंग में। अगर ना भी लिखें तब भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद है विद स्टीम, विद स्टीम, या रिएक्शन विद स्टीम लिखें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बच्चों, अच्छा अब स्टीम के साथ इसका रिएक्शन किस तरीके से होगा जरा देखें। पोटाशियम है, स्टीम को हम लोग लिखते हैं H2O, और स्टीम किस शक्ल में होती है? गैस की शक्ल में। मेटल सॉलिड फॉर्म में होती है। बेटा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, के ओ बनेगा। के का चार्ज 1 होता है, इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन का चार्ज 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। पोटाशियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस और कौन सी चीज? हाइड्रोजन, H2 गैस बनेगी। ये बेटा जरा देखें, यहाँ पर ये जो है ना वो के 2 हैं, यहाँ 1 है, 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन जहाँ 2 है यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन जहाँ 1 है यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1। आगे है विद वाटर या विद कोल्ड वाटर। बेटा ये जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मेटल के रिएक्शन पढ़े थे, कोल्ड वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करती हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो अब जरा देखें, पोटाशियम जब वाटर के साथ H2O यानी लिक्विड के साथ जब रिएक्ट करेगा, पोटाशियम तो सॉलिड फॉर्म में होगा। अच्छा, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये सॉलिड होते हैं। अच्छा, अब क्या बनेगा? पोटाशियम वाटर से OH लेगा तो KOH बन जाएगा। के का चार्ज +1, इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। OH का -1, इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस इसके अंदर 2 चीजें थी, एक H था, एक OH था। OH तो यहाँ चला गया, H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में। ये गैस होगा। अच्छा, अब बच्चों बात ये है कि यहाँ पोटाशियम 1 है, यहाँ पोटाशियम 1 है, ऑक्सीजन जहाँ 1 है यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन जहाँ 1 और 2 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कम है तो इधर 2 लगा देंगे। अब बच्चों पोटाशियम 1 है, यहाँ पर पोटाशियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, 2 2 4, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 यहाँ लगा देंगे। अब पोटाशियम यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। पोटाशियम 2, यहाँ पर पोटाशियम 2, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4, 2 ये और 2 ये 4 हो गए। ऑक्सीजन जहाँ 2 है, ये 2 इसके ऑक्सीजन के साथ भी ना 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, बेस पानी में डिसोल्व हो जाता है, जो चीज पानी में डिसोल्व हो जाती है उसे एक्वस। अच्छा, अब बच्चों ये तो वो मेटल थी जो हाईली रिएक्टिव थी, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करती थी, स्टीम के साथ भी और वाटर के साथ भी। अब है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। दूसरे नंबर पर जो मेटल है वो कौन सी है? मॉडरेटली। हाईली रिएक्टिव मेटल्स और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अच्छा, मॉडरेटली क्या मतलब? न बहुत ज्यादा रिएक्टिव है न बहुत कम है। ये 4 मेटल हैं, कौन कौन सी हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब बेटा ये मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है, स्टीम के साथ भी रिएक्ट करती है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ ज्यादा तो रिएक्ट करती नहीं है। अगर करती भी है तो बहुत स्लोली रिएक्ट करती है। तो जरा देखें क्या लिखेंगे? दीज मेटल, दीज मेटल्स क्या लिखेंगे? नंबर 1 रिएक्ट विद किसके साथ? डाइल्यूट एसिड। अच्छा, या तो डाइल्यूट पूरा लिखे ना, DILUT, या फिर अगर सिर्फ DIL लिख रहे हैं तो उसके बाद ये फुल स्टॉप लास्ट में लिखें। डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस, टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब ये रिएक्ट विद स्टीम। अब मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और कौन सी चीज? हाइड्रोजन गैस।
एंड H2। और बच्चों ये कोल्ड वाटर के साथ डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, या फिर रिएक्ट करती हैं तो बहुत स्लोली, आर रिएक्ट। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स, बच्चों ये सिर्फ 4 मेटल है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, और तरतीब यही याद रखनी है। इनमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, और इन चारों में से आयरन सबसे कम रिएक्टिव है। अब बच्चों इनमें से किसी एक मेटल का, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती है, इसका डाइल्यूट एसिड HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। एसिड किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में, पानी के अंदर डिसोल्व फॉर्म में होगा। वैसे HCl गैस होती है, ये पानी के अंदर डिसोल्व हो जाती है 35%, तो हम लोग इसका पानी के अंदर जो सोल्यूशन होता है वो यूज करते हैं, इस वजह से इसके साथ क्या लिख रहे हैं? एक्वस। अच्छा, मैग्नीशियम मेटल है, जब रिएक्ट करेगी इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जब प्लस चार्ज आएगा तो ये इधर से नेगेटिव चीज यानी Cl के साथ रिएक्ट करेगी। बेटा ये पहले वाली चीज पॉजिटिव, बाद वाली नेगेटिव होती है, तो क्या लिखेंगे? Mg और साथ Cl लिखेंगे। मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है? +2, तो वो 2 इसके साथ आएगा। Cl का चार्ज 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ 2 है, 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 H बच गए हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2 में। ये गैस है, गैस के लिए आप यहाँ पर ब्रैकेट में G लिखें या इस तरह का एरो बना दें, तब भी इसका मतलब गैस ही होता है। और ये साल्ट है, साल्ट पानी के अंदर डिसोल्व फॉर्म होता है, एक्वस लिखेंगे। अच्छा, अब रिएक्शन विद स्टीम है, इसी मैग्नीशियम का रिएक्शन गिवन है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होगा, स्टीम का फार्मूला क्या होता है? H2O और साथ गैस लिखेंगे। बच्चों मैग्नीशियम यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2, दोनों के चार्ज जब बराबर हो जाएं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ लिखते नहीं है। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बच रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इस वजह से इनके साथ सॉलिड लिखेंगे। बेटा कोल्ड वाटर के साथ या तो रिएक्ट करती नहीं है, क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, या फिर क्या लिख देंगे? आर वेरी स्लो रिएक्शन। अच्छा बेटा आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद इसकी अगली 2 टाइप्स यानी लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव मेटल को स्टडी करते हैं। बेटा लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी हैं? बेटा आपके कोर्स के लिहाज से ये सिर्फ 3 मेटल हैं। कौन कौन सी? लेड है यानी Pb, प्लम्बियम जिसे कहते हैं, कॉपर है और सिल्वर है, Ag। अच्छा अब बच्चों ये मेटल जो है ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ना स्टीम के साथ, लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो क्या लिखेंगे? दीज मेटल, क्या लिखेंगे? नंबर 1 रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म, क्या बनाते हैं? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस H2। डोंट रिएक्ट विथ स्टीम, डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी मैंने आपको बताया अभी? लेड, कॉपर और सिल्वर। सिल्वर की सिंबल Ag अर्जेंटम, लेड Pb प्लम्बियम, कपरम Cu कपरम। अब बेटा इसका रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन विद एसिड, फिर क्या लिखेंगे? रिएक्शन विद स्टीम, फिर क्या लिखेंगे? रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। अच्छा बच्चों आप जैसे अगर कॉपर है, इसका एसिड के साथ, चलो लेड का एसिड के साथ Pb है, सॉलिड फॉर्म में होता है, एसिड कौन सी? HCl है, एक्वस फॉर्म में होता है, रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? PbCl2। Pb पर 2 चार्ज होता है, इस वजह से यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ Cl 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, H2 बच गए, तो ये H2 गैस बन जाएगी। अब ये साल्ट पानी में सॉल्युबल है, इस वजह से एक क्यू लिखेंगे। अच्छा बच्चों बात ये है कि कॉपर और सिल्वर एसिड के साथ भी रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं करते, लेकिन वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ रिएक्शन विद स्टीम क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। और रिएक्शन विद कोल्ड वाटर क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। अब बच्चों चौथा ग्रुप है ना मेटल का रिएक्टिविटी के लिहाज से, वो है अनरिएक्टिव मेटल्स। क्या मतलब? जो रिएक्ट
नहीं करती। बेटा इसमें दो मेटल आ जाती हैं, गोल्ड और प्लेटिनम, इन्हें नोबल मेटल भी कहते हैं। अब बच्चों ये न तो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, ना स्टीम के साथ, ना कोल्ड वाटर के साथ। तो क्या लिखेंगे? दीज मेटल्स, नंबर 1, डोंट रिएक्ट विद एसिड। फिर क्या लिखेंगे? डोंट रिएक्ट विद स्टीम। फिर डोंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन। बेटा कंडीशन अगर आप एक्सट्रीम कर देंगे ना, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह या कोई कैटलिस्ट वगैरह यूज करेंगे, फिर तो ये रिएक्ट कर ही जाते हैं। क्या लिखेंगे? अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स हैं बेटा, दो मेटल हैं, एक है गोल्ड, AU, आरम। आरम गोल्ड का लैटिन नेम है, और आरम AuRum, इस वजह से AU गोल्ड की सिंबल है, और प्लेटिनम P। अच्छा बच्चों, अब जो है ना ये सीरीज बनाकर दे दी गई है, सीरीज हुई है। जरा देखें, जो सबसे पहली सीरीज पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने 3 मेटल पढ़ी थी, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम। और उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें 4 हम लोगों ने मेटल पढ़ी थी। कौन कौन सी? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें ये 3 पढ़ी हैं, और ये तो इसी तरतीब से लिख देना है। रिएक्टिविटी सीरीज सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंपल करके लिखी हुई है आपके कोर्स में। रिएक्टिविटी सीरीज सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म। बच्चों जरा देखें, मोस्ट रिएक्टिव में हमने कौन सा पढ़ा था? पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद सोडियम, और फिर उसके बाद कैल्शियम। ये तो क्या थे? हाईली रिएक्टिव। फिर मॉडरेटली रिएक्टिव में हम लोगों ने पढ़ी थी मैग्नीशियम, उसके बाद क्या पढ़ा था? एल्यूमिनियम, फिर क्या पढ़ा था? जिंक, फिर क्या पढ़ा था? आयरन। ठीक है, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। अब बच्चों उसके बाद फिर ये तो हो गई 4 मेटल, ये हो गई हाईली रिएक्टिव, ये हो गई मॉडरेटली रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव जरा देखें कौन कौन सी? लेड, कॉपर, सिल्वर। तो क्या लिखेंगे? लेड, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। फिर अनरिएक्टिव में क्या लिखेंगे? AU। आपकी बुक में यहाँ तक लिखा हुआ है, आप आगे अगर प्लेटिनम लिखना चाहें तो लिख लें। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। जैसे बुक में लिखा होता है ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर सिर्फ बुक के लिहाज से चीज़ों को चेक करते हैं। बेटा यही इस टॉपिक के नोट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बेटा इसके साथ ही ये चैप्टर बाय बाय, और आप लोग अल्लाह हाफिज़।